हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज अमेंडमेंट टू द एक्ट। इनफैक्ट अमेंडमेंट्स, क्योंकि अभी तक बहुत सी अमेंडमेंट्स हुई हैं इस एक्ट के अंदर। तो वो सभी अमेंडमेंट्स जो जो इस एक्ट के अंदर की गई, उन अमेंडमेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक थोड़ी सी ब्रीफ समरी देखते हैं। तो हमने देखा 2019 के अंदर ओरिजिनल एक्ट आता है, जिसने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसको बाइफरकेट किया दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 2021 के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर कैडरे को मर्ज किया जाता है किसके साथ, एजीएमयूटी कैडरे के साथ। और इसी के लिए फिर बाद में अलग से एक्ट लाया गया, अमेंडिंग एक्ट। इसके बाद 2023 के अंदर दो एक्ट लाए गए, दो अमेंडमेंट्स की गई। एक तो किया गया आपके डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को अफेक्ट में लाने के लिए, जिसमें सीट्स बढ़ाई गई, एसटीज को रिजर्वेशन दिया। इसी तरह से जो कश्मीरी माइग्रेंट्स थे या डिस्प्लेस्ड पर्सन थे फ्रॉम पीओजे के, उनके नॉमिनेशन की बात की गई। फिर सेकंड अमेंडमेंट की गई, जो सेंट्रल लेवल पे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, उसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए जो है अमेंडमेंट की गई। फिर 2025 में आपको मालूम होगा कि अगर किसी भी मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, इवन के चीफ मिनिस्टर को अगर डिटेन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उनकी जो सीट होगी वो क्या हो जाती है, वो वैकेंट हो जाती है। तो प्रपोज्ड ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ डिटेन्ड मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, ये चल रही है अमेंडमेंट, या भी प्रोसेस में ही है। इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है, एग्जीक्यूटिव मेकिंग लॉ। लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है, लॉ बनाने की पावर होती है लेजिस्लेटिव के पास। लेजिस्लेचर जो होती है, लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है, तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेवल पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे अभी मान लो, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसकी बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 123 123 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ऑर्डिनेंस इशू करने का मतलब है प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा। अब प्रेसिडेंट तो खुद से लॉ नहीं बनाएगा, तो लॉ बनाने की पावर किसके पास है, वो तो लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट करता कैसे है, इस आर्टिकल के जरिए करता है। अब प्रेसिडेंट को कुछ भी मर्जी आएगी वो बनाएगा नहीं, इसके पीछे कुछ कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1 है कि जो हाउस है वो उस वक्त सेशन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो मानो एक सेशन चल रहा था, कोई भी विंटर सेशन चल रहा था, या बजट सेशन चल रहा था, या मॉनसून सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, वो खत्म हो जाता है और अब नेक्स्ट सेशन शुरू होने में बीच में कुछ महीने हैं। लेकिन जरूरत पड़ गई एक लॉ बनाने की, तो उस टाइम पे कौंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से ही, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को रेकमेंड करती है कि आप एक ऑर्डिनेंस, इस तरह का ये एक ऑर्डिनेंस है, ये आपको इशू करना है। आई बात समझ। तो फिर जो है प्रेसिडेंट अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके एक ऑर्डिनेंस इशू करता है। अब ये कब तक चलेगा, ये चलता है जब तक असेंबली दोबारा से ना मिले, दोबारा से रीअसेंबल ना हो, हाउस दोबारा से ना मिले। और जब हाउस दोबारा से मिले, फिर से सेशन शुरू होगा, उनके पास 6 वीक्स का टाइम होता है इसको पास करने का लॉ के तौर पे। फिर ये एक लॉ जैसा बन जाता है। तो 7 जनवरी 2021 को जो है इस ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका मेन क्या था, मेन पर्पस क्या था इसका, कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस कैडरे को एजीएमयूटी कैडरे के साथ मर्ज करना था। ठीक है। और 239 ए जो आर्टिकल है, जिसके जरिए पुदुचेरी मॉडल जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया है, उसके कुछ और प्रोविजन जो है यहां पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। आई बात समझ। अब उसके बाद क्या होता, अब देखो इसको लाया कब गया, इसको लाया गया 7 जनवरी 2021 को, 7 जनवरी 2021 को। फिर उसके बाद लगभग एक महीने के बाद इस बिल को 4 फरवरी 2021 को राज्यसभा में पेश किया जाता है। क्योंकि अब ऑर्डिनेंस तो बन गया, ऑर्डिनेंस मैक्सिमम चल सकता है 6 महीने और 6 हफ्ते, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो इस ऑर्डिनेंस को अब क्या करना था, लॉ की शक्ल देनी थी, इसको परमानेंट करना था। उसके लिए इसको एक लॉ की शक्ल देने के लिए हाउस से पास करवाना जरूरी था। तो इसको फिर राज्यसभा में 4 फरवरी 2021 में इंट्रोड्यूस किया जाता भाई श्री जी किशन रेड्डी। और 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा इसको पास कर देती है, डिस्कशन होती है, डिबेट चलती है और पास हो जाता है 4 दिन के अंदर। फिर उसके बाद राज्यसभा में बिल आया, तो अब ये कहां जाएगा, लोकसभा में। तो उसके बाद लोकसभा में 13 फरवरी 2021 को लोकसभा में आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन पास होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रेसिडेंट की परमिशन, प्रेसिडेंट के एसेंट्स। तो उसके लगभग 10 दिन के बाद
23 फरवरी 2021 को प्रेसिडेंट भी अपने एसेंट दे देती है, यानी ये बिल अब एक्ट बन जाता है। और प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। फिर उसके बाद 26 फरवरी 2021 को इसको ऑफिशियली नोटिफाई किया जाता है, गैजेट ऑफ इंडिया पे ये आ जाता है और ये बन जाता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। और ये लागू कब से होता है? इफेक्ट की डेट क्या थी? 7 जनवरी 2021। ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप देखो यहां पे ये एक्ट कब बना, ध्यान से सुनना। 26 फरवरी 2021। लागू कब से हुआ? 7 जनवरी 2021। बैक डेट से हुआ, बैक डेट से। इसको पॉलिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, जो पीछे की डेट से लागू होगा। यानी कानून तो आज बना, लेकिन इसको फोर्स में कब से लाया? इसको फोर्स में लाया बैक डेट से। इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता है, ध्यान से सुनना। मानो कि आज है 2026, 1 जनवरी 2026, नया साल शुरू हुआ, एग्जांपल के तौर पे। अब आज के दिन पार्लियामेंट एक लॉ लेकर आती है कि जो जो इंसान, जो जो लोग टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, ओके, तो उनके ऊपर जो है इतना परसेंट टैक्स लगेगा। इतना परसेंट, मानो कोई एक परसेंटेज बताएगी भाई इतना परसेंट उनके ऊपर टैक्स लगेगा हर एक ट्रेवल करने पे। ठीक है, कि भाई जम्मू से श्रीनगर गए तो इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा अब आप लोगों को, या इससे ज्यादा कुछ भी रख लो, कोई एक अलग से निकाला। अब एक तरीका है कि इसको आज डेट से, आज के बाद से अप्लाई आप करोगे। ठीक है। दूसरा ऐसा होगा कि आप बताओगे नहीं, इसको हम पास तो हमने किया लेकिन 2027 से ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली, आगे से, फ्यूचर से। लेकिन तीसरा प्रोसेस होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। ये बताएंगे कि 2026 में तो हमने आज ये पास किया, लेकिन आपको 2015 से लेकर अभी तक जो चल रहे थे ना, आपको वो सारा टैक्स भरना पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया? रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ऐसा यूजुअली सिविल केसेस में होता है, टैक्स वगैरह के जहां पर मैटर होता है वहां पे होता है। तो ऐसा क्रिमिनल केस में नहीं होता है। जैसे मान लो कि भाई आज पता लगेगा कि जो दिन में 10 से ज्यादा कॉल्स करेगा या ज्यादा रील स्क्रॉल करेगा तो उसको सजाए मौत। ठीक है, और इसको हम बैक डेट में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं तो 2020 फिर तो सब लोगों को है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता, समझ रहे हो आप? तो लेकिन इसको जो है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह के टेक्निकल पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंप्लीमेंट इफेक्ट में कब आया था? पास तो ये हुआ था कब? एक्ट बना ये जब इसको साइन मिला 23 फरवरी 2021 को। लेकिन ये क्या था? बैक डेट में अप्लाई हुआ था। कैम इनटू फोर्स रेट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन ये कौन सी डेट थी? डेट ऑफ ऑर्डिनेंस वाज प्रमलगेटेड, जब ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट किया था। और ऑर्डिनेंस कब प्रमलगेट किया था? 7 जनवरी को। आई बात समझ? ओके। तो अब ये जो एक्ट था, इसका मेन काम क्या था? द एक्ट रिप्लेस द ऑर्डिनेंस। इसने उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया जो 7 जनवरी को लाया गया था। ठीक है। और इसका मेन काम क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर कैडरे को, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो कैडरे है, लेकिन कौन सा? ऑल इंडिया सर्विसेज के रिलेटेड, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इनके रिलेटेड, उसको हम क्या करेंगे? उसको मर्ज किया जाएगा विद एजीएमयूटी, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज होंगी। तो यानी अब अगर कोई ऑफिसर आएगा तो वो बोलेगा मैं एजीएमयूटी चूज करता हूं, तो एजीएमयूटी में अब जम्मू एंड कश्मीर भी होगा। तो मानो अगर किसी को जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग की जाती है तो वो पूरा साल, मतलब अपनी पूरी लाइफ में, ऐसा नहीं कि वो अब सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में घूमेगा। उसको अरुणाचल प्रदेश में भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है, गोवा में भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है, मिजोरम में भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है, या फिर बाकी जो भी यूनियन टेरिटरीज है हमारी 8, वहां पर भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। आई बात समझ? इसका ये मतलब है। अब इसने क्या काम किया? इसने 2021 वाला, इसने 2019 वाला जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसको अमेंड किया। अब उसमें क्या अमेंड किया? सवाल बनता है, अमेंड क्या किया? तो अमेंड किया सेक्शन 13 और सेक्शन 88। सेक्शन 13 और सेक्शन 88। तो अगर हम बात करें सेक्शन 13 और सेक्शन 88 क्या बात करती है, जरा ध्यान से देखना यहां पर। तो जब हम अपना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट खोलते हैं तो उसमें सेक्शन 13 पहले कुछ ऐसे हुआ करता था, ध्यान देना। सेक्शन 13 एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239 ए। ठीक है, तो ये क्या बताता था? सेक्शन, दिस सेक्शन डील्स विद एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ओरिजिनल ओरिजिनल प्रोविजन तो 2019 के अंदर हमें देखने को मिलता था, वो ये बताता था कि जो प्रोविजंस होंगे 239 ए के, जो पुदुचेरी मॉडल था वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। तो यहां पर देखो ये ओरिजिनल कॉपी है,
तो पहले ऐसे हुआ करता था, ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे यानी 31 अक्टूबर, ठीक है। जो भी प्रोविजन है 239A के अंदर, ओके, वो अब क्या होंगे, जो पुदुचेरी में अप्लाई होते हैं, शैल आल्सो अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, वो अब जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होंगे, ये तो लिखा था। लेकिन अब क्या किया गया, इस एक्ट ने इसको सेक्शन 13 को अमेंड किया। तो यहां पर अब अगर आप खोलोगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा अमेंडमेंट, यहां पर ऐसे लिखा होगा अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 13। तो पहले ऐसे हुआ करता था, अब लिखा है वहां पर सेक्शन 13 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है ना। आफ्टर द वर्ड्स फिगर एंड लेटर इन आर्टिकल 239, द वर्ड यहां पर क्या लिखा है, आर एनी अदर रिफरेंस टू द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने ये टेक्स्ट ऐड किया, आफ्टर द वर्ड। एक मिनट रुको, मैं समझाता हूं हुआ क्या है यहां पर, अगर आप उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये ओरिजिनल कॉपी डाली है। पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर था, यहां पर लिखा था 239A, बस यहीं पर लिखा था कि जो भी प्रोविजन 239A के अंदर है, ठीक है ना, वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होंगे। अब यहां पर क्या बोला है, 239A के अंदर, ठीक है ना, द वर्ड यहां पर क्या ऐड किया, आफ्टर द वर्ड, यहां पर वहां पे लिखा है इन आर्टिकल 239A आर एनी अदर आर्टिकल। पहले तो सिर्फ 239A की बात थी, अब यहां पर बता रहा एनी अदर आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल भी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव मेंबर्स के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। तो एनी अदर आर्टिकल कंटेनिंग रेफरेंस टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले तो सिर्फ 239 की बात थी कि भाई डायरेक्टली 239A अप्लाई होगा, लेकिन अब बता रहा है कि हर वो आर्टिकल जहां पर भी एमएलएज की बात की गई है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, वो भी यहां पे अप्लाई होंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, दिस रिमूव्स एनी लीगल एम्बिग्विटी इंश्योरिंग दैट व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, that reference also legally applies to the elected member of J&K legislative assembly। यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले आर्टिकल 239A के अंदर, पुदुचेरी मॉडल के अंदर जो जो प्रोविजंस दिए थे वो सारे अप्लाई हो रहे थे। अब यहां पर 239A के अलावा एनी अदर आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई दूसरा भी आर्टिकल होगा जो किसके साथ डील करता होगा, एमएलएज के साथ डील करता होगा, तो वो आर्टिकल, उस आर्टिकल के जो जो इफेक्ट्स वहां पर बाकी स्टेट्स के अंदर एमएलएज के ऊपर पड़ते होंगे, वही इफेक्ट अब यहां के एमएलएज के ऊपर भी पड़ेंगे, ओके। फिर उसके बाद दूसरा इसने क्या अमेंड किया, दूसरा इन्होंने अमेंड की सेक्शन 88। अब सेक्शन 88 जब हम देखते हैं, तो ओरिजिनल प्रोविजन 2019 के अंदर वहां पर क्या बताया था, ये सेक्शन डील करती है ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनके साथ। तो वहां पर क्या बताया था, इट ओरिजिनली प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म, एक तरीका हमें ये देती है, किसका, कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर होंगे जैंड के कैडरे के, वहां पर बताया था कि वो कंटिन्यूअसली सर्व करते रहेंगे। अगर जम्मू एंड कश्मीर का उनका कैडरे था, वो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे, ओके, नो मैटर वो किसी और स्टेट के बिलोंग करते थे, अगर उन्होंने जैंड के कैडरे चुना है तो वो यहीं पर कंटिन्यू करेंगे, ये लिखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, वुड एलोकेट दीज एग्जिस्टिंग ऑफिसर बिटवीन द टू ड्यूटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उनको जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से जम्मू कश्मीर कर सकती है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर ऑफिसर जो न्यू रिक्रूट होंगे वो एजीएमयूटी कैडर में जाएंगे, ये वहां पर ओरिजिनली बताया था। इसका मतलब था कि जो एग्जिस्टिंग जेएंड के कैडर है वो एलायू रहेगा, ठीक है ना, एज ए डाइंग कैडर, कि भाई वो तो रहेगा लेकिन ये खत्म होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे नए नए रिक्रूट आएंगे, नए नए ऑफिसर्स आएंगे, तो ओल्ड मेंबर तो रिटायर होते जाएंगे, तो जो नए रिक्रूट आते जाएंगे वो एजीएमयूटी के मेंबर बनते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम थी कि भाई ऑफिसर्स की तो शॉर्टेज थी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि हम नए और एक्सपीरियंस ऑफिसर को जो है, जो किसी और कैडरे में है, बाकी कैडरे में सर्व कर रहे हैं, उन्होंने जेएंड के कैडरे चूज नहीं किया, लेकिन दूसरे कैडरे में सर्व कर रहे थे, वो काफी एक्सपीरियंस थे, हम उनको यहाँ भेजना चाहते थे, बट इस चीज की वजह से भेज नहीं सकते थे, क्योंकि इसके अंदर क्या बताया था कि जो यहाँ के ऑफिसर हैं वो यहीं पे रहेंगे, बस जो न्यू फ्यूचर ऑफिसर्स बनकर आएंगे वो एजीएमयूटी में जा सकते हैं। तो ये दिक्कत थी, इसके लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए 88 को अमेंड करना पड़ा। तो उसने क्या कर लिया, जेएंडके कैडर, डिलीटेड द जेएंडके कैडर इंटायरली। तो चेंज क्या आया कि एवरी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर, ठीक है ना, फ्रॉम जम्मू कश्मीर, चाहे पुराना हो, चाहे अभी हो, चाहे फ्यूचर में आए, इज नाउ इंस्टेंटली अ मेंबर। अब वो बन चुका है, पहले तो था ना कंटिन्यू, अब ना, अब वो बन गया एजीएमयूटी का, ओके।
तो ये जो वॉल थी बिटवीन जे और बाकी यूनियन टेरिटरी की, अब ये खत्म हो गई। अब आसानी से चाहे कोई पुराना ऑफिसर था, चाहे कोई अभी है, चाहे फ्यूचर में आए, वो अब एजीएमयूटी का इस कैडरे में रहेगा, इस कैडरे को सर्व करेगा। यानी अब आसानी से जो बाकी यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स होंगे उनको जेएंडके के अंदर लाया जा सकता है आराम से, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। इसका ये मतलब है। आई होप ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 2023 के अंदर फिर से अमेंडमेंट की जाती है। अब ये अमेंडमेंट किसके बेस के ऊपर की गई थी? ये अमेंडमेंट की गई थी आपके डीलिमिटेशन कमीशन 2020 जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे। जैसे उन्होंने बताया था कि भाई असेंबली की सीट्स बढ़ा लो, 7 सीट्स यहां पर बढ़ानी है, जम्मू के अंदर 6 सीट्स बढ़ानी है, कश्मीर के अंदर 1 सीट बढ़ानी है। इस तरह से एसटीज को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, एससीज को रिजर्वेशन तो ऑलरेडी थी। ओके, ये सारी, और कश्मीरी जो माइग्रेंट्स है उनको जो है नॉमिनेशन मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए, जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है पीओजेके से, ठीक है ना, उनको भी यहाँ पर उनको भी यहाँ पर नॉमिनेशन मिलना चाहिए। ये सारी बातें की गई थी, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, पहले एक्ट का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो सब्जेक्ट क्या था? इंक्रीजिंग असेंबली सीट्स, असेंबली की सीट्स बढ़ाना, और नॉमिनेशन कश्मीरी माइग्रेंट्स को, और जो भी पीओजेके से डिस्प्लेस्ड पर्सन है। तो इसको कब लाया गया? इसको लोकसभा में लाया गया सबसे पहले। इसको लाया गया श्री नित्यानंद राय के द्वारा 26 जुलाई 2023 को, और पास होता है ये 6 दिसंबर 2023 को। फिर राज्यसभा में लाया जाता है 11 दिसंबर 2023 को, और पास भी होता है। और प्रेसिडेंट के एसेट मिलते हैं इसको 15 दिसंबर 2023 को, प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पे रामनाथ कोविंद, इन चीजों का भी ख्याल रखना, ठीक है। और यहाँ पे श्री द्रौपदी मुर्मू। तो ऑफिशियल गैजेट में कब आता है? 15 दिसंबर 2023 को, कि भाई ये नया लॉ बन गया, और इफेक्ट में फोर्स में 26 दिसंबर 2023, 26 दिसंबर 2023 से ये लागू हुआ। तो अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या की गई थी, बदलाव क्या किए गए थे? तो 2 अमेंडमेंट। एक तो सेक्शन 14 के अंदर चेंज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्शन 14 थी उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, और उसके अलावा नई सेक्शन इसके अंदर डाली गई, 15A और 15B, ये 2 नई सेक्शन डाली। तो पहले बात करते हैं 14 की, अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली कंपोजिशन। तो पहले क्या होता था? पहले था कि भाई टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स कितनी होंगी? 107 होंगी। सेक्शन 14 क्लॉज 3 के अंदर ये लिखा हुआ था। ओके, 107 होंगी, तो इसमें से 83 क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे, और 24 क्या होंगे? 24 पीओजेके से होंगे। तो कितने होंगे? 107, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया गया? यहां पे सेक्शन 14 क्लॉज 10, यहां पर अमेंडमेंट की गई। अमेंड किसको किया गया? साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसके अंदर भी अमेंडमेंट हुई थी। अब ध्यान से देखना, 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई वहां पर सीट्स कितनी बढ़ाई? वहां पर सीट्स बढ़ाकर 114 कर दिया गया, ठीक है। तो 7 सीट्स बढ़ाई। इसमें से इलेक्टेड सीट्स कितनी होगी? 83 से 90, तो 90 सीटों पे इलेक्शन होगा। तो जम्मू के अंदर जो 36 थी, 37 थी, प्लस 6 वहां पर करके 43 बनाया। कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 46 थी, तो प्लस 1 करके वहां पर 47 बनाया। पीओजेके में कोई चेंज नहीं, 24 थी तो 24 ही रही। तो पहले क्या होता था? 111 थी टोटल 2019 से पहले, उसमें से 4 माइनस करो लद्दाख की, तो कितनी रही? 107 रही, ठीक है। तो 107 में अब क्या किया? 6 आपने जम्मू में लाई, 1 अपने कश्मीर में लाई, तो टोटल कितनी होगी? टोटल 114 हो गई। साथ ही साथ रिजर्वेशन, एससीज की जो सीट्स थी 6 से बढ़ाकर उनको 7 कर दिया। शेड्यूल ट्राइब को पहली बार 9 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। इसको जरा यहां पर हम देखते हैं फ्लो चार्ट के जरिए, थोड़ा अच्छे से हमें समझ आएगा 2019 में क्या सिचुएशन थी, और 2023 में अमेंडमेंट के आफ्टर अमेंडमेंट यहां पर क्या सिचुएशन हुई। तो पहले कितनी हुआ करती थी? 107 सीटें हुआ करती थी, सेक्शन 14 क्लॉज 3 के अंदर बोला। इसमें इलेक्टेड होती थी 83, और इसमें भी क्या होती थी? शेड्यूल कास्ट के लिए तो ऑलरेडी रिजर्व होती थी 6 सीटें, और पीओजेके के लिए जो सीट्स फ्रोजन थी या वैकेंट थी वो थी 24। ये सिचुएशन थी। अब ये 107 से कहां पर पहुंच गए हम? 114 पे पहुंच गए हम, सीट्स बढ़ाई। और यहां पर क्या था? इलेक्टेड सीट्स 83 थी, तो 83 इंक्रीज फ्रॉम 83 इनको 90 कर दिया। ओके, और उसमें भी जम्मू के अंदर जो है 6 नई ऐड की, तो वो कितनी बन गई? 43। कश्मीर के अंदर 1 ऐड करके 47 बन गई। पीओजेके के लिए कोई भी अनचेंज रही, 24 ही रही। लेकिन ये जो 90 सीटें अब हैं, इसमें क्या किया जाएगा? एससी की जो रिजर्वेशन थी कितनी थी? 6 थी, उसको बढ़ाकर 7 कर दिया। और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये पहली बार एसटी कैटेगरी के लिए जो है 9 सीटें जो है वो
रिजर्व कर दी गई। ठीक है, हो गई ये चीज। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो और चीजें यहां पर की गई। वो दो चीजें क्या की गई, न्यू सेक्शन 15A और 15B जो है वो यहां पर ऐड की गई। 15A में क्या था, नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, कि भाई जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं 15A के अंदर नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, इसके अंदर बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा, मे नॉमिनेट मोर देन, नॉट मोर देन 2 मेंबर्स, 2 मेंबर से ज्यादा वो नॉमिनेट नहीं करेगा। किनको, कश्मीरी माइग्रेंट्स को। और कश्मीरी माइग्रेंट्स कौन होंगे, जो कश्मीर वैली से 1 नवंबर 1989 को, ठीक है ना, 1 नवंबर या उसके बाद जो है वो यहां से क्या हो गए, यहां से वो माइग्रेट हो गए और उन्होंने जो रिलीफ कमिश्नर है उनके पास जाकर खुद को रजिस्टर्ड करवाया हुआ होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो पहला क्या बता रहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा वो नॉमिनेट नहीं कर सकता। किनको, फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये उनमें से एक औरत होनी चाहिए। तो कश्मीरी माइग्रेंट की डेफिनेशन यहां पर क्या, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर वैली। ठीक है, कब, 1 नवंबर 1989 या उसके बाद, और उसने अपने आप को रिलीफ कमिश्नर के पास जो है रजिस्टर्ड करवाया कि मैं वहां से भागकर आया हूं, ऐसे हालात थे और मैं वहां से भागकर आया हूं, तो मैं एक कश्मीरी माइग्रेंट हूं। आई बात समझ। ठीक है, तो कश्मीरी माइग्रेंट जो कश्मीर छोड़कर निकला। और कंडीशन इसमें क्या है कि जो दो, क्योंकि 2 से ज्यादा तो नॉमिनेट नहीं कर रहे, उनमें से एक तो औरत होनी ही होनी चाहिए। दोनों औरतें हो सकती है, बोथ कैन बी वुमेन। ओके, इस चीज का भी ख्याल रखना, बोथ कैन बी वुमेन, बट बोथ कैन नेवर बी मैन, दो आदमी नहीं हो सकते। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 15B, डिस्प्लेस्ड पर्सन। डिस्प्लेस्ड पर्सन क्या, 15B बात करता है नॉमिनेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओजे के। तो इसके अंदर क्या बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एक आदमी को नॉमिनेट करेगा। किसको, जो डिस्प्लेस्ड होगा। डिस्प्लेस्ड कौन होगा, डिस्प्लेस्ड ड्यू टू 1947 में वो डिस्प्लेस होकर आया, या फिर 65 की जंग, 71 की जंग, इस टाइम पे डिस्प्लेस होकर आया और वो जम्मू कश्मीर में रह रहा है। तो प्रोविजन क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट 1 मेंबर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो डिस्प्लेस्ड पर्सन किसको बोलेंगे, जो 1947 की जंग में, 65 की जंग में या 71 की जंग में जो है वहां से भागकर इंडिया आए थे, यहां पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स टोटल कितने हो गए, टोटल अभी तक नॉमिनेटेड मेंबर 5 हो गए। कितने हो गए, 5। कैसे, ध्यान से सुनना, 2 आ गई आपकी वुमेन और एक आ गया आपका डिस्प्लेस्ड पर्सन और 2 कश्मीरी माइग्रेंट। तो ये 2 वुमेन कौन सी है, ये 2 वुमेन होंगी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बताया क्या, कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में था ना कि आपको वुमेन को नॉमिनेट करना ही करना है। सेक्शन 15 ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के प्रेसिडेंट 2 औरतों को नॉमिनेट करेगा। तो 2 वो है। उसके बाद 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो 2 कश्मीरी माइग्रेंट, ये अभी हमने देखा सेक्शन 15A के अंदर जो है ये डाला कि 2 कश्मीरी माइग्रेंट को आप नॉमिनेट करोगे। और एक डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओजे के, इसको भी आप नॉमिनेट करोगे। तो ये हमने देखा 15B के अंदर बताया गया। अब यहां पे देखो एक टेक्निकल चीज है, अगर आपसे पूछा जाएगा ये जो नॉमिनेटेड मेंबर टोटल 5 है, तो ये हमने देखा कहां कहां से है, 2 वुमेन है, 2 कश्मीरी माइग्रेंट, एक डिस्प्लेस्ड पर्सन, हो गए 5। बट इस चीज का ख्याल रखना, ये जो 5 है ना, 5 में से 3 औरतें होंगी। क्या, 5 में से 3 वुमेन होंगी। कैसे, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो 2 वुमेन है ये तो 2 रहेंगी ही रहेंगी, यहाँ पे वुमेन करनी ही करनी है। ये एक डिस्प्लेस्ड पर्सन जरूरी नहीं है ये कोई औरत है, ये आदमी भी हो सकता है, तो इसको रखो थोड़ी देर के लिए साइड। ठीक है, बट ये जो 2 कश्मीरी माइग्रेंट है इसमें तो बोला ही है कि एक होनी ही होनी, इसमें कंडीशन है कि भाई एक औरत होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो +1, ये हमेशा मिनिमम 3 औरतें तो रहेंगी ही रहेंगी। मैक्सिमम ये 5 की 5 औरतें हो सकती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 औरतें रहेंगी ही रहेंगी, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद आता है हमारा 2023 के अंदर जो फिर से अमेंडमेंट की गई, सेकंड अमेंडमेंट इसको बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब इसमें क्या किया गया, जो सेंट्रल लेवल पे वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लाया गया था, ओके, उसको यहां पर इंप्लीमेंट करना था, यहां पर भी उसको, ताकि जो प्रोविजंस अब पूरे इंडिया में लागू होंगे वो यहां पर भी होने चाहिए थे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट फॉर जे, ठीक है, एक इसके लिए आया था ताकि 33% कोटा जो है वुमेन का हो असेंबली के अंदर। ठीक है, जो सेंटर में लाया गया था, जिसको हम क्या बोलते थे, नेशनल नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
या 106 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल 106 अमेंडमेंट एक्ट, उसको अब यहां पर भी इंप्लीमेंट करना था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो इसको कब लाया गया? इसको लोकसभा में लाया गया 12 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा? श्री नित्यानंद राय के द्वारा। फिर राज्यसभा में मतलब लाया गया और पास भी हुआ। राज्यसभा में 14 दिसंबर 2023 को ये बिल लाया गया, राज्यसभा में रखा गया, डिस्कशन हुई और 18 दिसंबर 2023 को पास हुआ। फिर 20 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट मिलते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी थी प्रेसिडेंट, और फिर ऑफिशियली इसको पब्लिश किया जाता है 22 दिसंबर को गैजेट ऑफ इंडिया पे। ओके, अब अमेंडमेंट एक्ट है, तो अमेंडमेंट क्या की? इसने की दो अमेंडमेंट्स, दो चेंजे। तो इसने दो चीजें ऐड की, इंसर्शन ऑफ सेक्शन 14A और 14B। तो 14A रिजर्वेशन फॉर वुमेन और 14B कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन। सबसे पहले बात करते हैं 14A रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो इसमें 3 सेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, सबसेक्शन A1, सबसेक्शन B2, सबसेक्शन 3। तो 14A है, 14A1, 14A2, 14A3। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया एक्सप्लिसेंटली, साफ साफ लिखा हुआ है कि अब क्या होगा, यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर औरतों के लिए सीट रिजर्व रहेगी, और होगी कैसी? हॉरिजेंटल होगी, यानी रिजर्वेशन में रिजर्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो 1/3 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व थी एससीज के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए, अब उसमें क्या होगा, मतलब जो ऑलरेडी यहां पर रिजर्वेशन है एससीज और एसटीज के लिए, उनके ही अंदर 1/3 सीट जो होंगी वो क्या की जाएंगी, जो इन कैटेगरीज को औरतें बिलोंग करते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना यहां पे कि भाई 1/3 ऑफ द सीट्स ऑलरेडी रिजर्व फॉर एससी और एसटी, जो ऑलरेडी रिजर्व हैं किनके लिए? एससीज के लिए ऑलरेडी रिजर्व है, एसटीज के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। ओके, अब उसी में क्या किया जाएगा, मस्ट बी रिजर्व, कि भाई जो 1/3 सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए, मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू दो स्पेसिफिक कैटेगरीज। अब जो एससी औरतें हैं, जो एसटी औरतें हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, इसी के अंदर जो है आप ऐड कर दोगे। तो टोटल रिजर्वेशन कितनी होगी? इट मैंडेट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। कि भाई जितनी आपके पास सीट्स हैं, जैसे मान लो 90 है, तो 90 का 1/3 कितना आ जाएगा? 3 1 3 30 सीटें, यानी 30 क्या होनी चाहिए? 30 औरतें होनी चाहिए। 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और इसके अंदर वो भी होगा इंक्लूड द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व, जो रिजर्व है ना वुमेन के लिए, वो भी होगा। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा, ये आपकी टोटल रिजर्वेशन हो जाएगी। तो टोटल रिजर्वेशन कहां पर पहुंच गई? ये 33% आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या बात की गई है? यहां पर बात की गई है 14B की, कि ये कब से कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, कि भाई ये कब से रिजर्वेशन शुरू होगी। ठीक है ना, तो रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई इमीडिएटली टू द करंट असेंबली, ठीक है ना, या इमीडिएट नेक्स्ट इलेक्शन, अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है। इसमें क्या बताया है कि डिलिमिटेशन कमीशन होगी। ओके, इस पर्पज के लिए डिलिमिटेशन कमीशन की जाएगी, और वहां पे फिगर चेक की जाएंगी, कितनी औरतें हैं, कहां पे क्या है, और कितनी कहां पे रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है ना, और उसके बाद क्या बोला? द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन will be rotated after each subsequent delimitation exercise as determined by the parliament law। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बताया गया है कि एक बार, अब पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन लॉ बनाता है। अब जब नेक्स्ट सेंसस होगी, नेक्स्ट सेंसस में देखा जाएगा कि भाई मान लो आज औरतों को रिजर्वेशन मिल गई इतनी, ठीक है, रिजर्वेशन मिल गई, एक डिलिमिट, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, नेक्स्ट फिर से पार्लियामेंट क्या करेगा, फिर से यहां पर क्या किया जाएगा, यहां पर सेंसस की जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम पे सेंसस की जाएगी, फिर देखा जाएगा कहां पर किस कम्युनिटी के अंदर, किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, और वहां पे औरतें कितनी हैं, उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा, उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलती जाएगी। फिर है ये सनसेट क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये क्या बताता है कि जो रिजर्वेशन है विल सीज टू हैव एन इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी ये एक्ट कब लाया गया? ये एक्ट लाया गया 2023 के अंदर। तो उसके बाद जब यहां पर रिजर्वेशन मिलेगी, तो 15 साल के बाद जो है ये एक्ट जो है, ये जो इफेक्ट है, ये काम करना बंद कर देगा। द रिजर्वेशन विल सीज, बस ये कितने टाइम की है? 15 साल की है। लेकिन ये हर एक एक्ट में बताया जाता है 15 साल की, 20 साल की, लेकिन इनको फिर क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम इनको एक्सटेंड किया जाता है। ओके, तो इट अलाउज पार्लियामेंट टू एक्सटेंड दिस पीरियड। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट को पावर भी एक्सटेंड करेगी, तो जाहिर सी बात है वो करेगी, फिर से हमेशा करती रहेगी। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं यहां पर क्या बात हुई। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था उसको रिमूव नहीं किया,
बट दो सेक्शन इन्होंने सेक्शन 14 के अंदर जो है वो इन्होंने ऐड की, और वो क्या थी 14A 14B। 14A के अंदर रिजर्वेशन है वुमेन की, और 14B के अंदर जो है बताया कि ये कब से शुरू होगी और कितने टाइम तक रहेगी। तो इसको हमने क्या बोला, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023, या फिर वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है ना, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है ये। ओके, तो इसमें 14A और 14B। 14A की अगर हम बात करें, इसका सबसेक्शन 1 जो किसकी बात करता है, रिजर्वेशन की, कि सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, तो इसके अंदर भी हमने देखा, एक है सबसेक्शन 2, एक है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 2 में क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन SC ST, कि 1/3 जो ऑलरेडी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है ना, और वहां पर क्या किया जाएगा, मस्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन, वहां पे जो औरतें उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती उनके लिए भी रिजर्व कर दी जाएंगी। 3 के अंदर क्या बोला है कि जो टोटल रिजर्वेशन है टोटल सीट्स की, उसकी 1/3 जो होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से फिल की जाएंगी, उसमें SC और ST सीट्स भी होंगी इन्हीं औरतों की। फिर उसके बाद 14B। 14B क्या है, इसके अंदर सबसेक्शन 1 है जिसको द ट्रिगर कमेंसमेंट, यानी जब शुरू होगी, तो कब होगी, इफेक्ट में कब आएगी, इफेक्ट ओनली आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन, जब एक डिलिमिटेशन कमीशन होगी उसके बाद जो इस पर्पस के लिए डिलिमिटेशन किया जाएगा दोबारा से, फिर जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जो भी सेंसस इस एक्ट के बाद पहली सेंसस की जाएगी उसके डेटा के हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 2 क्या बोल रही है कि सीट्स जो होंगी वो रिजर्व की जाएगी वुमेन के लिए, विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। जब जब डिलिमिटेशन होगी उस हिसाब से जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाएगा और उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगी। और उसके बाद जो है सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, जिसको सनसेट क्लॉज बोलते हैं, कि ये कब खत्म होगा, कि ये एक्सपायर हो जाएगा, ये जो रिजर्वेशन होगी ये विल सीज टू हैव एन इफेक्ट, ये खत्म हो जाएगी इस एक्ट के 15 साल के बाद। बट यहां पर नोट करने वाली बात है कि पार्लियामेंट जो है इस सनसेट क्लॉज को जरूरी नहीं वो अप्लाई होने दे, वो इसको टाइम टू टाइम एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो समरी ऑफ द इंपैक्ट अगर हम देखें कि बिफोर ये एक्ट आने से पहले कोई भी स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं थी वुमेन के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, बस LG जो है उनको नॉमिनेट कर सकता था लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन उनका नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एक्ट के बाद क्या बताया गया कि वंस एक बार नेक्स्ट जब सेंसस हो जाएगी, जो अब कहीं 2031 के अंदर होगी, डिलिमिटेशन करवाई जाएगी और 33% जो जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है वहां पर एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होगी। ठीक है, तो ये जो 14B था, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे आपका ये वाला, ठीक है ना, कमेंसमेंट वाला, तो इसमें क्या बोला कि भाई हम वेट करेंगे नेक्स्ट सेंसस जब होगी तो डीलिमिटेशन की जाएगी। ठीक है, तो डीलिमिटेशन चलेगी, ठीक है, और इसको क्या किया जाएगा, 15 साल तक इस रिजर्वेशन को चलाया जाएगा और इसमें ख्याल रखा जाएगा कि जो सीट्स होंगी, ठीक है, विच सीट्स आर रिजर्व सो एवरीवन गेट्स अ टर्न, ताकि सबको टर्न मिल सके, कि भाई ऐसा ना हो कि आपने एक जगह की औरतों को जो है मौका दिया लेकिन दूसरी जगह नहीं मिला, तो प्रॉपर ये रोटेशन में चलता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम पूरा ओवरऑल देखेंगे अभी तक जो जो अमेंडमेंट हुई, अब अगर मैं इसको थोड़ा एक समराइज करूं तो हमने देखा अभी तक क्या हुआ, जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो उसके अंदर जो जो अमेंडमेंट्स की गई, थोड़ा सा अगर हम उनको देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कंपोजिशन है सेक्शन 14 को अमेंड किया गया। ओके, तो पहले 2019 से पहले क्या थी, 107 सीटें थी, वो बढ़ाकर 114 कर ली। ओके, उसके अलावा जो है SCs के लिए 6 सीटें हुआ करती थी, वो 6 से बढ़ाकर 7 कर दी। POJK के लिए कितनी थी, 24 थी, वो 24 ही रही। ओके, तो इलेक्टेड सीट जो पहले क्या थी 83 थी, वो 90 हो गई। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद 15A और 15B, 15A में हमने देखा कश्मीरी माइग्रेंट्स, इनको जो है नॉमिनेट किया जाएगा LG के द्वारा, 2 लोगों को, उनमें से एक क्या होगी, औरत होगी। फिर इसी तरह से हमने देखा कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है POJK, वहां से उनको भी नॉमिनेट किया जाएगा, एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। फिर 14A हमने देखा, 14A ने क्या बोला कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, औरतों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। फिर उसके बाद 14B जो हमने देखा कि भाई ये कब तक चलेगा, डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद जो है 15 साल तक ये इफेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी तक जितनी भी अमेंडमेंट्स इसके अंदर हुई उसकी समरी है। अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है 2025 वाली, वो एक बार प्रोसेस में ही, वो अभी तक प्रोसेस में ही है, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल लेक्चर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे किन चीजों का, इसके ऊपर आज तक जो जो क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछे हैं 2020 से लेकर, फिर उसके बाद अपने बनाए हुए मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।